Hello everyone and welcome to Civil's Fundamentals. Today we will be starting our last thinker, George Herbert Mead. लास्ट है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, इसको समझते हैं और फिर नेक्स्ट हम स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और रही बात नोट्स की, तो आप लोगों को मिल जाएंगे वो जल्दी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लैपटॉप ख़राब हो गया था, रिपेयर होके वो आया भी, लेकिन वो नहीं चल रहा था उस तरीके से। तो नया लैपटॉप लेके आई मैं, फिर उसमें सेटिंग्स वगैरह हो रही है सारी, तो आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। रफ फ्रेमवर्क तो मैंने बना दिया है, बस थोड़ा बहुत इसको एडिटिंग करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को प्रोवाइड करना है, तो वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टार्ट करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड से। जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक इम्पोर्टेंट अमेरिकन थिंकर और फिलोसोफर थे। उन्होंने फिलॉसफी और सोशल साइकोलॉजी पढ़ाई, मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपनी लाइफ में खुद से कोई बुक पब्लिश नहीं की। ठीक है, इनका कोई भी आर्टिकल, कोई भी किताब इन्होंने खुद से पब्लिश नहीं की, लेकिन एक बहुत फेमस बुक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इनके स्टूडेंट्स ने इनके लेक्चर्स और इनके नोट्स के बेसिस पे लिखी और इनकी डेथ के बाद 1934 में पब्लिश करी। तो ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके एक नए स्कूल ऑफ थॉट की फाउंडेशन रखती है, जिसे हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहते हैं। ठीक है, और इनके बहुत इम्पोर्टेंट जो एक स्टूडेंट थे, वो हर्बर्ट ब्लूमर थे, जिन्होंने आगे चल के ये टर्म कॉइन करी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। हर्बर्ट ब्लूमर, चांस में पढ़ाई है, लेकिन शॉर्टली अगर बताऊं तो ये थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमन सिंबल्स का यूज करते हैं, मीनिंग्स बनाते हैं और उन मीनिंग्स के बेसिस पर इंटरैक्शंस होते हैं। ह्यूमन सिंबल्स जैसे लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इनके बेसिस पर मीनिंग्स बनाते हैं और इस मीनिंग्स के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। जैसे जब कोई स्माइल करता है तो वो सिंबल होता है फ्रेंडलीनेस का, जब कोई पुलिस यूनिफॉर्म में होता है तो वो सिंबल होता है अथॉरिटी का। तो ह्यूमन इन सिंबल्स को समझ के अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब मीड का सबसे बड़ा थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन था उनका सेल्फ का कॉन्सेप्ट। ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट आगे जाके सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का फाउंडेशन बनता है। ठीक है, तो सेल्फ क्या कहते हैं वो सेल्फ के लिए, कि सेल्फ कोई बायोलॉजिकली गिवन चीज़ नहीं होती, बल्कि सेल्फ डेवलप्ड होता है जब हम सोसाइटी के साथ इंटरैक्शन करते हैं। तो सेल्फ डेवलप्ड होता है थ्रू सोशल इंटरैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो अपना सेल्फ उस रोल के थ्रू देख रहा है जो सोसाइटी ने डॉक्टर के लिए बनाया है। जैसे सोसाइटी ने डॉक्टर के लिए क्या रोल बनाया है, जैसे रिस्पेक्टेड होता है डॉक्टर, हेल्पफुल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो वो बच्चा भी उस तरीके से उस सेल्फ के रोल को देख रहा है जो सोसाइटी ने डॉक्टर के लिए बनाया है। तो ये सोसाइटी के सिंबल्स और मीनिंग से डेवलप हुआ हुआ सेल्फ होता है। अब नीड बिहेवियरिज्म को रिजेक्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म के अगर मैं थिंकर बताऊं तो वॉटसन है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका व्यू क्या है कि लोग रिएक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना सोचे समझे एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पे जो बच्चे लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म क्या कहता है, फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे को आप चॉकलेट दे, ठीक है, तो वो हमेशा ही खुश रहेगा, दिस इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स। लेकिन नीड कहता है, हो सकता है कि बच्चा इस चॉकलेट को रिजेक्ट कर दे। अगर उसने ये सोचा हो, अरे नहीं मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, ठीक है, या नहीं मुझे ये नहीं लेनी चाहिए, ये तो दूसरे की चॉकलेट है। तो ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ स्टिमुलस के बेसिस पर सिर्फ स्टिमुलस का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि सोशल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस का भी होता है। तो मीड ने सोशियोलॉजी को एक नई सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इनर सेल्फ और सोसाइटी के बीच में क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, अब मीड क्या कहते हैं कि जो पुरानी सोशल साइकोलॉजी थी, जो पुरानी सोशल साइकोलॉजी थी, वो हमेशा इंडिविजुअल से स्टार्ट करती थी। मतलब जिसमें पहले आदमी को समझना होता है, आदमी के माइंड को समझो, फिर उसके बेसिस पे सोसाइटी को एक्सप्लेन करो।
ये पुरानी सोशल साइकोलॉजी कहती थी। जैसे इसमें थिंकर्स आ जाएँगे हमारे सिगमंड फ्रॉइड, पाइगेट, इनकी थ्योरीज़। वो कहते थे कि पहले ह्यूमन माइंड को फोकस करो और फिर समझ जाओगे कि सोसाइटी में लोग कैसे बिहेव करते हैं। पर मीड का क्या मानना था कि पहले इंडिविजुअल को समझो, सोसाइटी से पहले सॉरी इंडिविजुअल से पहले सोसाइटी को समझो। पुरानी सोशल साइकोलॉजी क्या कह रही थी कि पहले इंडिविजुअल को समझो, उसके माइंड को समझो, फिर सोसाइटी भी समझ आ जाएगी। बट नीड क्या कह रहा था कि पहले इंडिविजुअल से पहले सोसाइटी को समझना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि एक आदमी का सेल्फ कैसे बनेगा, उसकी थिंकिंग कैसे होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, एक बच्चा है, अगर हम उसे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है? अगर इस बच्चे को हमने हमेशा रिजेक्ट किया, तो वो शाय या हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए ये बच्चा। तो पहले सोसाइटी आती है, फिर इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो नीड गिव प्रायोरिटी टू सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल। ये बात हमेशा याद रखना। अब नीड के कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को, ये तो बैकग्राउंड हो गया, इसको अच्छे से समझते हैं। नीड के ऑलमोस्ट सारे आइडियाज, स्पेशली जो माइंड के बारे में है, एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं जो कि है सेल्फ, और हमें यही समझना है। सेल्फ का मतलब क्या है कि आदमी खुद को ऑब्जेक्ट के रूप में देख सके। ठीक है? जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे देख सके, जिसमें आप अपने आप को खुद जज कर सको। सेल्फ वो यूनिक एबिलिटी है जहाँ इंसान दोनों सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। The self refers to a person's sense of identity. Who am I? It includes how we see ourselves and how we think others see us. For example, अगर हम I की बात करें, I को मैंने क्या कहा कि I सब्जेक्ट है, और मी को अगर मैं कहूँ तो ऑब्जेक्ट है। जो ये I होता है, अगर सेल्फ जो है वो I है, तो यानी सेल्फ एक सब्जेक्ट है। आई क्या होता है? जो सोचता है, फैसला लेता है, एक्शन करता है। ये अंदर की आवाज़ होती है जो सोसाइटी के प्रेशर के बिना कुछ भी सोचे समझे बिना सोसाइटी के सोचे समझे कुछ भी सोचते हैं और एक्शन करते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप खुद डिसीजन हम लेते हैं। ये क्रिएटिव होता है और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। अभी ये आगे डिटेल में मैं फिर से बताऊँगी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ का समझा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान में रखो, आगे डिटेल में आएगा ये, ठीक है? मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब सेल्फ के 2 पार्ट है, एक होता है आई, एक होता है मी। ये आई और मी मुझ में भी है, तुम में भी है, सब में है। जब मैं आई की तरह रिएक्ट करती हूँ, जब मैं सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करती हूँ, तो मैं सोसाइटी का नहीं सोचती, अपने आप फैसला लेती हूँ, अपने आप एक्शन करती हूँ, ठीक है? स्पॉन्टेनियस है, क्रिएटिव है, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट की तरह काम करती हूँ, सोच समझ के कोई भी चीज़ कर रही हूँ, तो मैं सोसाइटी के नज़रिए से अपने आप को देख रही हूँ। ठीक है? हम लोग सोचते हैं कि मैं सोचूँगी कि लोग मुझे कैसे देखते हैं? मैं सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से ठीक हूँ या नहीं? तो जो मी होता है, वो सोशलाइज़्ड होता है, वो रिफ्लेक्टिव होता है। मी इज़ शेप्ड बाय सोसाइटी। ठीक है? ये रिप्रेज़ेंट करता है इंटरनलाइज़्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है? अब जैसे कोई लोग मेरे को बोलते हैं कि व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू हैव मेनी गुड थिंग्स टू डू। तो अगर मैं आई की तरह रिएक्ट करूंगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। ठीक है? मैं रिजेक्ट कर दूँगी इन लोगों का ओपिनियन कि नहीं, तुम कुछ भी बोलो, आई नो आई एम डूइंग गुड थिंग, तो मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अगर मैं मी की तरह रिएक्ट करूँगी, अगर मेरा मी जग जाएगा, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दूँगी, या दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू। ठीक है? आई शुड इन्वेस्ट माय टाइम इन बेटर थिंग्स। तो जब मैं मी की तरह कर रही हूँ, तो मैं इनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी, सोसाइटल चीज़ों को, और जब मैं आई की तरह करूँगी, तो मैं अपना सोचूँगी कि नहीं, मेरे को जो करना है मैं करूँगी, सोसाइटल प्रेशर में मैं नहीं आऊँगी। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अकॉर्डिंग सेल्फ खुद ब खुद डेवलप नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। ये दूसरों के साथ इंटरैक्शन के बेसिस पर बनता है। अब ये इंटरैक्शन सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है था।
ठीक है, सेल्फ का 2 पार्ट्स हमने देखे, आई, मी कैसे डेवलप होता है, हमने देखा कि इंटरैक्शन के थ्रू डेवलप होता है। अब ये जो इंटरैक्शन है, क्या ये सिर्फ बोलने तक लिमिटेड होता है? नहीं। मीट कहते हैं कि सोसाइटी में कम्युनिकेशन का जो बेस होता है, वो होते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स जैसे इसमें लैंग्वेज भी आएगा, आपका बोलने वाला भी आएगा, सिंबल्स भी आएंगे या कोई भी ऐसा एक्शन जो मीनिंग कैरी करता हो। पर ये जो जेस्चर्स हैं, ये तभी काम करता है जब दोनों, जो जेस्चर यहाँ से कर रहा है और जो जेस्चर वहाँ से रिसीव कर रहा है, दोनों उसका मतलब समझ रहे हो। जब ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। इसलिए मीट कहते हैं कि हम एक शेयर्ड मीनिंग वाली दुनिया में जीते हैं। हमारा सेल्फ भी वही होता है जो हमें दूसरे लोगों के रिस्पॉन्स में समझ आता है। ठीक है? मैंने कोई जेस्चर किया, तो वो मैंने सपोज़ ये मैं हूँ और ये कोई पर्सन है पूजा। अगर मैं यहाँ से कोई जेस्चर कर रही हूँ, तो इसको भी समझ आना चाहिए कि मैं क्या इसे बता रही हूँ उस जेस्चर के थ्रू। तो ये शेयर्ड मीनिंग जो है, जब ये एक हम इस शेयर्ड मीनिंग वाली दुनिया में जी रहे हैं और तभी से हमारी जो कम्युनिकेशन है, वो पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है? तो सेल्फ के हमने 2 पार्ट देखे, आई और मी, ये अभी डिटेल में हम देखेंगे। सेल्फ कैसे डेवलप होता है? इंटरैक्शन के थ्रू, सोशल इंटरैक्शन के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, ठीक है? अब ये इंटरैक्शन कैसे होती है? कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन हम किससे करते हैं? जेस्चर्स के थ्रू। जेस्चर्स क्या हो सकते हैं? कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है। जो जेस्चर दे रहा है और जो जेस्चर वहाँ से सामने से रिसीव कर रहा है, उस जेस्चर का दोनों को मतलब समझ आना चाहिए। ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग जब होती है, तो ही एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाती है। अब मीड क्या कहते हैं कि जेस्चर्स और सिंबल्स सिग्निफिकेंट बन जाते हैं क्योंकि उनका रोल सोसाइटी में इम्पोर्टेंट होता है। जब किसी भी लैंग्वेज के कॉमन वर्ड्स, ठीक है, हम समझते हैं, जैसे जब हम नमस्ते कहते हैं, जब हम जय हिंद कहते हैं, ये जेस्चर्स है, ये कॉमन वर्ड्स है। ये सिंबल्स बार 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 रिपीट होते हैं सोसाइटी के, और सोसाइटी के हर मेंबर को समझ में आते हैं। तो जब एक पर्सन सोसाइटी के और मेंबर्स के जेस्चर्स और एटीट्यूड्स को समझने लगता है, तब वो अपने आप को उनका पार्ट महसूस करता है। तो मीड उसको कहते हैं जनरलाइज्ड अदर्स। ठीक है? जब हम उन जेस्चर्स को, हर एक कॉमन चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हम उनका पार्ट समझने लगते हैं। हम उस कम्युनिटी का खुद को पार्ट्स महसूस करने लगते हैं। उसी को मीट जनरलाइज़्ड अदर कहते हैं। ये सिग्निफिकेंट जेस्चर्स क्या है? जिसका सबको मीनिंग पता होता है। जैसे नमस्ते, जय हिंद, सबका मीनिंग सबको पता है। अगर मैं नमस्ते करूँ, जय हिंद करूँ, सलाम करूँ, तो सबको कॉमन वर्ड्स पता है। तो ये सिग्निफिकेंट जेस्चर्स होते हैं, सबको मीनिंग पता है। और जब हम समझने लगते हैं, तो हम खुद को जनरलाइज्ड अदर का पार्ट समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिग्निफिकेंट जेस्चर, मैंने नमस्ते किया आप लोगों को, आपने कहा ठीक है, आप समझ गए उस जेस्चर को। अब सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि मैंने जो नमस्ते किया, आप उसका मतलब समझते हैं, ठीक है? तो ये सिग्निफिकेंट है, कॉमन मीनिंग शेयर करता है। अब जब आपने मेरे जेस्चर्स को समझ लिया, तो मैं अब आप लोगों के ही एक आप लोगों का ही कम्युनिटी का एक पार्ट हूँ एक तरीके से। तो दिस इज़ जनरलाइज़्ड अदर्स, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आसान चीज़ में आपको जनरलाइज़्ड अदर समझाती हूँ। अगर मैं एक पार्क में अकेली बैठी हूँ, ठीक है? फिर भी मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगी कि जैसे मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, भले ही मैं अकेली हूँ। मैं सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करूँगी। जैसे मैं वहाँ चिल्लाऊँगी नहीं, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अगर एक बेंच पे मैं अकेली बैठी हुई हूँ और बाकी पूरे पार्क में अकेली नहीं, एक बेंच में अकेली बैठी हूँ, ठीक है? तो मैं चिल्लाऊँगी नहीं या लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी या सफाई का ध्यान दूँगी। ये नहीं कि कुछ भी खा के कहीं भी फेंक दूँगी। तो हूँ तो मैं यहाँ पे अकेली, लेकिन मैं सोसाइटी के हिसाब से काम कर रही हूँ। तो इवन जब हम अकेले होते हैं, हमारा बिहेवियर पे सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। ये होता है जनरलाइज्ड अदर का इम्पैक्ट। ठीक है, अब आप लोगों को जनरलाइज्ड अदर जो है वो समझ आ गया हो। ये जो इम्पैक्ट होता है जनरलाइज्ड अदर का, ये हमारे दिमाग में प्रेजेंट होता है। मतलब जब हम जानते हैं कि सोसाइटी हमेशा हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और हम वैसे ही एक्ट करने लगते हैं, ठीक है? तो हमारी आइडेंटिटी भी इसी वजह से डेवलप होती है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे। अब हम आई और मी के चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो ये तो सेल्फ का कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल सी बात है। सेल्फ इंटरैक्शन से आती है। इंटरैक्शन हम कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आता है हमारे? जेस्चर्स
कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम? जेस्चर्स के थ्रू करते हैं, जैसे एक्शन है, लैंग्वेज है, सिंबल्स है। तो जो एक्शन कर रहा है, जो जेस्चर दे रहा है और जो जेस्चर ले रहा है, उन दोनों को समझ आना चाहिए। तो जो हम मेनली ज़्यादातर हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो सिग्निफिकेंट सिंबल्स होते हैं जिनका मीनिंग सबको पता है, और जनरलाइज़ अदर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पार्क वाले एग्जांपल से समझा दिया है। अब सेल को जब हम खोलेंगे, तो इसके 2 पार्ट नज़र आएँगे, एक होता है आई और एक होता है मी। मीड ने सेल्फ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है आई और एक है मी। मी वो पार्ट होता है जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करता है। जैसे हम दूसरों की नज़र से सोच के बिहेव करते हैं, और आई वो पार्ट होता है जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है। मतलब सेल्फ का कॉन्शियस पार्ट जो सोसाइटी की बात सुनता तो है, लेकिन अपनी मर्जी से भी चलता है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस कन्वर्सेशंस चलती है। कभी हम नी बन जाते हैं और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, और कभी हम आई बन जाते हैं जो रूल्स तोड़ते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लें हम न्यू बॉर्न बेबीज का, तो इनके पास सेल्फ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें रिफ्लेक्सिव थिंकिंग डेवलप ही नहीं होती। वो बस रिस्पॉन्स देते हैं, सोच समझ के रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एक रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है? तो सेल्फ अराइजेस विद द डेवलपमेंट एंड थ्रू सोशल एक्टिविटी एंड सोशल relationships. To meet, it is impossible to imagine a self arising in absence of social experiences. मीड के हिसाब से अगर किसी इंसान का सोशल इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, तो उसका सेल्फ डेवलप हो ही नहीं सकता। जैसे इस बच्चे का, ये न्यू बॉर्न बेबी का सोशल इंटरेक्शन अभी उस तरीके से नहीं हुआ है, तो उसका सेल्फ डेवलप नहीं है। ये सब बाहर की चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं मीड सेल्फ के बारे में, कि सेल्फ इज डायलेक्टिकली रिलेटेड टू माइंड। मतलब माइंड और सेल्फ एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है, दोनों का डेवलपमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है। फिर बॉडी इज नॉट अ सेल्फ। ये पॉइंटर्स मैं आप लोगों को दे दूंगी, अगर सेल्फ के कॉन्सेप्ट आता है तो ये पॉइंट वाइज आप लिख देना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बॉडी इज नॉट अ सेल्फ एंड बिकम्स अ सेल्फ ओनली व्हेन माइंड हैज डेवलप्ड। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी सेल्फ नहीं होती, जब तक माइंड डेवलप नहीं होता तब तक कोई भी इंसान सेल्फ का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो एक अनकॉन्शियस पर्सन या वो न्यू बॉर्न का बेबी, जो मैं न्यू बॉर्न बेबी का जो एग्जांपल दिया था, इन लोगों के पास बॉडी होती है, ठीक है, इनका माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं होता, तो ये सेल्फ भी डेवलप नहीं कर सकते। तो वी मे थिंक ऑफ इट एज अ मेंटल प्रोसेस, बट द सेल्फ इज अ सोशल प्रोसेस। अब क्योंकि माइंड की बात हुई है, तो हम सोच सकते हैं कि ये मेंटल प्रोसेस है, बट नहीं, ये सोशल प्रोसेस है। तो सेल्फ सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, मेंटली तो नहीं है, वो एक्चुअली एक सोशल प्रोसेस है। जब सोशल इंटरेक्शन ही नहीं होगी, तो माइंड कैसे किसी भी चीज को परसीव करेगा? यानी दूसरों के फीडबैक, रिएक्शन, जेस्चर्स, इंटरेक्शन, इन सब के थ्रू सेल्फ बनता है। तो इट इज नॉट अ मेंटल प्रोसेस, इट इज अ इट इज अ सोशल प्रोसेस। तो तुम्हारा जो मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं शाय हूँ का बिलीफ तुमने अपने आप से नहीं बनाया है, दूसरे लोगों के रिएक्शंस, एप्रिसिएशंस या क्रिटिसिज्म ने इस चीज़ को बनाया है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने अभी पढ़ी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में, जहाँ हमने देखा कि सेल्फ क्या चीज़ होती है, किसके थ्रू जो है सेल्फ बनती है, जिसमें हमने सोशल इंटरेक्शंस देखे, और ये माइंड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ठीक है, अब इसकी 2 स्टेजेस बताई है मीड ने, एक बताई है प्ले स्टेज और एक बताई है गेम स्टेज। प्ले स्टेज में मीड क्या कहते हैं? मीड कहते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट स्टेज होता है प्ले स्टेज, जो यूजुअली 3 साल की एज के अराउंड स्टार्ट होता है। 3 साल से इससे पहले तो न्यूबॉर्न बेबी की तरह हम देखते हैं, इमिटेशन करता है बच्चा, बस एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पे रिस्पॉन्स करता है। लेकिन जो ये सेल्फ डेवलप होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्ले स्टेज में। 3 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? इस स्टेज में बच्चा एडल्ट्स के रोल को इमिटेट करता है।
जैसे एक छोटी लड़की माँ की तरह काम करेगी, मम्मी की तरह एक्टिंग करेगी, बर्तन धोने की एक्टिंग करेगी, झाड़ू लगाने की एक्टिंग करेगी। बच्चा घर में टीचर टीचर, डॉक्टर पेशेंट ये सब खेलते हैं। तो इस तरीके के गेम्स बच्चे में मतलब इस तरह के गेम्स में एक बच्चा टीचर बन जाता है, दूसरा बच्चा स्टूडेंट बन जाता है, ठीक है? या कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, कोई पेशेंट बन जाता है। तो ये सब करते वक़्त वो देखते हैं कि अडल्ट्स क्या करते हैं और उनकी रोल प्लेइंग करते हैं ये बच्चे। उनकी रोल प्लेइंग करके समझने लगते हैं कि उन रोल्स का क्या मतलब है। जब कोई बच्चा टीचर को देखता है तो टीचर की तरह घर में आके बोर्ड में लिखेगा, तो उसकी तरह वो इमिटेट कर रहा है, तो उनकी रोल प्लेइंग समझ के उन रोल्स का मतलब समझते हैं, ठीक है? तो मीड इसको कहते हैं टेकिंग द रोल ऑफ अदर, मतलब दूसरों के नज़रिए से सोचना और बिहेव करना। ये इमिटेशन से बच्चा समझने लगता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वहीं से उसका सेल्फ डेवलप होने लगता है। इस प्रोसेस में बच्चा खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करता है। मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ से जब ये 3 साल का बच्चा हो जाता है, जब इमिटेशन कर रहा है, घर में टीचर-टीचर खेल रहा है, व्हेन ही इज़ टेकिंग द रोल ऑफ अदर, तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल्फ का और बच्चा खुद को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करता है। प्ले स्टेज से पहले मतलब ये 3 साल तक सेल्फ बच्चे के अंदर सेल्फ डेवलप नहीं होता। वो खुद को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखता। वो बस इमिटेशन करता है, सिंपल रिस्पॉन्ड करता रहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है वो खुद को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करता है। जैसे जब वो बोलता है मैं पुलिस हूँ, तो वो दूसरे के नज़रिए से अपने आप को समझने लगता है और यहाँ से सेल्फ जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है? लेकिन ये सेल्फ अभी भी लिमिटेड होता है, 3 साल की उम्र तक अभी भी लिमिटेड है, क्योंकि बच्चा सिर्फ़ एक-एक लोगों का ही रोल ले सकता है। जैसे कभी वो टीचर बन रहा है, कभी मम्मी का एक्टिंग कर रहा है, कभी पापा का कर रहा है, तो पूरे ग्रुप के साथ वो नहीं अभी है। तो अभी सेल्फ जो है उसका लिमिटेड होता है। फिर आता है गेम स्टेज। ये 5 साल की एज से जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बच्चे सिंपल रोल प्ले से आगे बढ़ के ग्रुप रोल्स को समझने लगते हैं। वहाँ पर क्या कर रहे थे कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही रोल वो समझ रहे थे। जैसे टीचर टीचर खेल रहे हैं तो टीचर बन गया या बच्चा डॉक्टर बन गया, तो सिर्फ एक रोल वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जब आगे आते हैं तो वो ग्रुप रूल्स को समझने लगते हैं। जैसे एक गेम जिसमें हर प्लेयर का एक फिक्स रोल होता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है। अब चाइल्ड को सिर्फ अपना रोल नहीं, दोस्तों के रोल्स और ग्रुप कोऑर्डिनेशन भी समझना पड़ता है। तो ये स्टेज इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ चाइल्ड समझने लगता है कि ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करना है, ठीक है? और अपना रोल ग्रुप के हिसाब से वो एडजस्ट करता है। तो इस स्टेज में चाइल्ड को अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी समझने लगते हैं और वो डेवलप करता है एक मैच्योर सेंस ऑफ सेल्फ। तो गेम स्टेज वो लेवल है जहाँ बच्चा फुल सेल्फ डेवलप करता है, ठीक है? ये प्ले स्टेज से नेक्स्ट और एडवांस स्टेप है। प्ले स्टेज में क्या हो रहा था, बच्चा एक टाइम पे सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था, ठीक है? एक टाइम पे एक रोल प्ले कर रहा था और गेम स्टेज में बच्चे सभी प्लेयर्स के रोल्स को एक साथ समझने लगते हैं। तो मीड ने बेसबॉल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। बेसबॉल गेम का एग्जाम्पल देते हुए मीट कहता है कि अगर बच्चा बॉलर है तो उसे पता होना चाहिए कि बैट्समैन क्या करेगा, फील्डर क्या करेगा, एम्पायर क्या सोचेगा। तो वो सारे रोल्स को समझना शुरू कर देता है। तो बच्चे को मेंटली सारे प्लेयर्स के रिएक्शन को समझना और एंटिसिपेट करना होता है, तभी वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकता है। तो गेम स्टेज के बाद नीड फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरलाइज अदर्स, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब बच्चा समझने लगता है कि पूरा ग्रुप क्या एक्सपेक्ट करता है और अपने एक्शन को उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है, तब उसने जनरलाइज्ड अदर को इंटरनलाइज कर लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पार्क का एग्जाम्पल भी दिया था, अब ये बेसबॉल का एग्जाम्पल भी है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्कूल गोइंग बच्चा है, ठीक है, ये सोचता है कि अगर मैं चीटिंग करूंगा तो टीचर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स सब डिसअपॉइंटेड होंगे। तो वो हर स्पेसिफिक इंडिविजुअल का यू नो के बारे में सोच रहा है, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से एक जो शेयर्ड रूल बुक है उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर उसका सेल्फ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअलिटी के बारे में। नेक्स्ट कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी अराइजेस फ्रॉम
यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ सोशल रोल्स। इसका मतलब क्या है? मीड कहते हैं कि सेल्फ फुली सोशल है, लेकिन हर इंडिविजुअल का सेल्फ थोड़ा सा यूनिक होता है। सेल्फ जो है वो फुली सोशल है, लेकिन थोड़ा बहुत हर एक इंडिविजुअल का सेल्फ जो है वो थोड़ा यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो ट्विन्स हैं। इसमें आपको आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ, क्योंकि ये हम डायरेक्टली अपने जो डेली लाइफ है उस पे उसको भी देख के हम समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा, अगर आपके घर में बच्चा है तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि 3 साल से पहले तब वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, फिर उसके बाद वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? इंडिविजुअलिटी अराइजेस फ्रॉम द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल रूल्स। अगर दो ट्विन्स का हम एग्जाम्पल ले, दो ट्विन्स जो हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही उनकी फैमिली है, ठीक है। सब एक ही सोसाइटी में पले बड़े हैं, दोनों एक ही सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन उनकी जो रोल टेकिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। एक ने क्रिकेट टीम ज्वाइन कर ली, दूसरे ने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो इनका जो जनरलाइज्ड अदर है ये अलग डेवलप हुआ है, और इसी से इनकी इंडिविजुअलिटी बनती है। तो सेल्फ फुली सोशल है, लेकिन हर इंडिविजुअल का सेल्फ थोड़ा यूनिक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार इन पेपर में आई और नी पे ही सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, या सेल्फ पे भी अगर आए तो आपको आई और नी के बारे में तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर खाली आई और नी पे आता है तो अब मैं आपको जो बताऊंगी आपको वो लिखना है। और अगर सेल्फ में आता है तो जो अभी तक मैंने आपको बताया कि सेल्फ क्या होता है, थोड़ा बहुत आई और मी का पार्ट, और थोड़ा बहुत आपका ये और सॉरी, ये जो सेल्फ की डेवलपमेंट की स्टेजेस मैंने आपको बताई यहाँ तक आप लिखोगे। लेकिन अगर सिर्फ आई और मी पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग को उनका रिलेशंस वगैरह ये सब भी बताना होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरी साइड से। मैं जब भी कंटेंट बनाती हूँ या कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ तो पीवाईक्यूज देखकर ही करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से हो जाए। स्टार्टिंग के लेक्चर्स के कुछ हैं मेरे को आप लोगों को देने हैं पीडीएफ, ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आई और मी को, अगर क्वेश्चन आई और मी पे आता है डिटेल में तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो मीट क्या कहते हैं कि सेल्फ के दो हिस्से होते हैं। ये हमने देखा कि अगर हम सेल्फ को खोले तो सेल्फ के दो पार्ट होते हैं, और ये सबके अंदर है। मेरे अंदर भी आई है, मी दोनों है, आप लोगों के अंदर भी आई और मी दोनों होते हैं। अब जो ये मी होता है, मी क्या होता है? सोसाइटी का रिफ्लेक्शन। इसे हम द सोशल मिरर भी कह सकते हैं, द सोशल मिरर। और अगर हम बात करें आई की, तो ये क्या होता है? पर्सनल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम मी को समझते हैं। मी वो पार्ट है सेल्फ का जो सोसाइटी के नजरिए से अपने आप को देखता है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये रूल्स, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स, इन सब का ऑर्गेनाइज्ड सेट होता है जो हमने सोसाइटी से सीखा। तो मी बनाता है हमें कॉन्शियस, सोशली अवेयर एंड रूल फॉलोइंग। इट इज थ्रू द मी दैट सोसाइटी डोमिनेट्स इंडिविजुअल। तो ये मी के थ्रू सोसाइटी जो है ये इंडिविजुअल को डोमिनेट करती है, ठीक है। सोसाइटी में मी के थ्रू, सोसाइटी मी के थ्रू हम लोगों को कंट्रोल करती है, हमें सिखाती है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, आपके आसपास के लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ही लड़की को जॉब करनी चाहिए और आप ये मान जाते हो, तो आपका मी डोमिनेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं आई की, तो आई वो पार्ट होता है सेल्फ का जो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है दूसरों के बिहेवियर पे, बिना सोच विचार के, स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव तरीके से, ठीक है। और ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इंसान क्या करेगा। ये हमारी ओरिजिनलिटी दिखाता है। सो द आई इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अदर्स। इट इज इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड इट इज द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। कोई भी, इंक्लूडिंग खुद का इंसान, जो वो मतलब रिएक्ट कर रहा है, ये पहले से नहीं जान सकता कि उनका आई कैसे रिएक्ट करेगा।
आई का रिस्पॉन्स हर बार नया हो सकता है, इसलिए अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं थोड़े बहुत ज़्यादा पर्सनली एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? तो अगर किसी फ्रेंड ने आपको इग्नोर किया, तो आप उस पर चिल्ला भी सकते हो, ठीक है? या उसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये आई डिसाइड करेगा इंस्टेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है? तो वी नो द आई ओनली आफ्टर द एक्ट हैज़ बीन कैरिड आउट। हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। वी नो इट व्हेन द एक्ट हैज़ बीन कैरिड आउट। तो आई सोसाइटी में नए आइडियाज़, नए रिस्पॉन्सेस का सोर्स होता है। हर नई बात या इन्वेंशन किसी आई से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने रिलेटिविटी का आइडिया दिया, ये उनके आई का काम था, सोसाइटी से एकदम अलग सोच। नाउ मीट सीज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन हिस्ट्री इन विच पीपल इन प्रिमिटिव सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय, अब खुद सोचो, प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग किससे डोमिनेटेड होंगे ज्यादा? मी से होंगे, है ना? वाइल इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज ग्रेटर कंपोनेंट ऑफ आई। तो मी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी बताते हैं कि इसके थ्रू, मी और आई के थ्रू, कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो लोग हैं वो ज्यादा कंफर्म करते थे सोसाइटी के नूम से, तो मतलब मी कंपोनेंट वहाँ ज्यादा था। मॉडर्न सोसाइटी में लोग ज्यादा क्रिएटिव है, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, या आई ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, पुरानी सोसाइटीज में लड़कियों को डॉक्टर लड़कियों का डॉक्टर बनना रेयर था, तो वो मी से चलता था, ठीक है? जो सोसाइटी कहती थी लड़कियां उस हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करती थी। आज लड़कियां अपना करियर खुद चूज करती है, तो ये आई का एग्जाम्पल है। द आई एंड मी आर दस पार्ट ऑफ होल सोशल प्रोसेस एंड अलाउ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली। आई और मी दोनों जरूरी है। आई सोसाइटी में चेंज लाता है, मी सोसाइटी को स्टेबल रखता है। दोनों के बैलेंस ही हेल्दी इंडिविजुअल और सोसाइटी, दोनों के बैलेंस से ही हेल्दी इंडिविजुअल और सोसाइटी बनता है। अब अगर अगर आई ना हो, अगर आई को हटा दें, तो मी सिर्फ एक रोबोट की तरह बन जाएगा, सिर्फ रूल्स फॉलो करेगा। और अगर मी ना हो, मी को हटा दें, तो आई क्या हो जाएगा? रेकलेस हो जाएगा, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। तो सेल्फ इज अ बैलेंस ऑफ बोथ मी, दैट इज स्ट्रक्चर, एंड आई, दैट इज फ्रीडम। ये नोट्स मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करूंगी पॉइंटर फॉर्म में, याद कर लेना, ठीक है? हाँ, ये चीज हो गई आई और मी के बारे में, ठीक है? अब हम थोड़ी और आगे चीज देखते हैं, मीड और क्या क्या बोलता है। अब मीड ने इनिशियली कॉपरेशन को ही, कि अगर कहीं पे कॉपरेशन है तो इसी को ही सोशल एक्ट माना, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया सोशल एक्ट तब होता है जब एक्टर्स एक ऑब्जेक्ट के अराउंड म्यूचुअली ओरिएंटेड होते हैं। म्यूचुअली ओरिएंटेड हो, पहले उन्होंने क्या कहा कि कॉपरेशन ही एक सोशल एक्ट होता है, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि जब एक्टर्स एक ऑब्जेक्ट के अराउंड म्यूचुअली ओरिएंटेड होते हैं तो वो एक्ट होता है। मतलब अब ये म्यूचुअली ओरिएंटेशन या तो कॉपरेशन हो सकता है या तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कॉपरेशन का एग्जांपल दूं, तो एक टीम है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रही है, सब मेंबर्स अपने अपने रोल समझ रहे हैं, एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोशल एक्ट है। कोऑपरेटिव सोशल एक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल दूं, तो दो पॉलिटिशियंस हैं, एक डिबेट में फाइट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते, लेकिन वो एक ही इश्यू पे म्यूचुअली ओरिएंटेड है ना? भले ही कॉन्फ्लिक्ट हो लेकिन म्यूचुअली ओरिएंटेड तो है, एक इश्यू पे, एक इश्यू पर डिबेट चल रहे हैं, एग्री भले ही नहीं करते हैं, तो और उसी के बेसिस पे वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये भी एक सोशल एक्ट है। तो ये म्यूचुअल ओरिएंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब ये डरखीम वगैरह से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि डरखाइम के लिए सोसाइटी मेनली इंटीग्रेशन और हार्मनी का सिस्टम है, लेकिन नीड और जिमल क्या कहते हैं कि कॉरपोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, दोनों की प्रेजेंस ही सोशल डायनेमिज्म का एक साइन है, ठीक है? तो एक मॉडर्न सोसाइटी में लोग रिलीजन, पॉलिटिक्स, कल्चर,
इकोनॉमी, हर एस्पेक्ट में एग्री भी करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं। तो यही हेल्दी और डायनामिक सोसाइटी का प्रूफ है। तो ये थोड़ा दरखाइन से अलग उनका व्यू था कि कॉर्पोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों हमें देखना चाहिए। तो एक सोशल एक्ट पे मैंने आपको बताया कि सोशल एक्ट पे दरखाइन क्या कहते हैं और सोशल एक्ट पे हमारा मीड या जिमल क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो डरखीम है वो सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात करता है, हार्मनी की बात करता है और इंटीग्रेशन की बात करता है। पहले मीड भी यही कहते थे कि कॉर्पोरेशन में आपका सोच, जब कॉर्पोरेशन होता है तो एक सोशल एक्ट होता है, लेकिन आगे जाके क्लैरिफाई करता है कि जब एक ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स या किसी भी चीज की तरफ एक्टर्स म्यूचुअली ओरिएंटेड होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, वो सोशल एक्ट होता है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, नीड्स व्यू ऑन सिंबल्स। अगर सिंबल्स पे क्वेश्चन आ जाए सपोज, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में जो पढ़ाया है वो तो आपको लिखना ही है। लेकिन अगर मीड के पर्सपेक्टिव से सिंबल्स को पूछा जाए, हालांकि मीड के जो वो बुक थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, उसके बेसिस पे ही सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म आगे हर्बर्ट ब्लूमर ने कॉइन किया था, उसके बेसिस पे ही वो थ्योरी है। लेकिन अगर फिर भी आए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आपको ये लिखना है जो अब मैं समझाऊंगी। चलो, तो नीड के अकॉर्डिंग इंसान के सोचने का तरीका, इंसान का थॉट, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, सब कुछ सोशल नेचर का होता है। यानी हम जो सोचते हैं, हम महसूस करते हैं या हम कुछ भी एक्ट करते हैं, उसका ओरिजिन सोशल इंटरैक्शन में होता है। अब तक तो रट जानी चाहिए थ्योरी, इतनी बार आई और नहीं बता दिया, इतनी बार सेल्फ बता दिया, इतनी बार सोशल इंटीग्रेशन बता दिया। ठीक है, बहुत आसान थ्योरी है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आपका रिस्पेक्ट का आइडिया आपकी सोसाइटी से आया है, किसी ऑब्जेक्ट या एल्डर को रिस्पेक्ट देना, या आपने ऑब्जर्व करना सीखा है, तो हम जो सोचते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब सोशल नेचर का होता है। ठीक है, इंसान का बिहेवियर सोच इसलिए सोशल है क्योंकि हम लोग सिंबल्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। हमारी दुनिया जो है, ये मीड का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, हमारी दुनिया जो है वो सिंबॉलिक होती है। वर्ड्स, जेस्चर्स, साइन, सब कुछ का मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को थम्स अप दिखाते हो, तो आप उसका मतलब समझ जाते हो, सिंबल के थ्रू मीनिंग ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो नीड कहते हैं कि सबसे पावरफुल जो सिंबल्स हैं, सबसे पहले तो सिंबल के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा जो ओरिजिन है, सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, एक्सपीरियंस, ये सब सोशल नेचर का होता है और ये जो है ये सोशल इंटरेक्शन से आता है और हमारी जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक होती है। फिर नीड क्या कहते हैं कि इन सिंबल्स में, अब सिंबल्स में वर्ड्स भी आते हैं, जेस्चर्स भी आते हैं, साइंस भी आते हैं, है ना, सब आता है। अब मीट कहते हैं जो सबसे पावरफुल सिंबल होता है वो लैंग्वेज में होता है। लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें हर वर्ड का एक सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, जब हम बोलते हैं स्कूल, तो स्कूल एक शब्द है पर इस वर्ड से हम इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि स्कूल में, अच्छा, बिल्डिंग होती है, एक एजुकेशन होता है, यहाँ पे टीचर्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, सब कुछ सोच लेते हैं हम जब हम स्कूल बोलते हैं, क्योंकि वो सिंबल बना हुआ है। तो लैंग्वेज बहुत पावरफुल सिंबल होता है। जब हमने वर्ड बोला सिंबल, ओ सॉरी स्कूल, तो हम मतलब समझ गए, बिल्डिंग, एजुकेशन, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, ड्रेस कोड, ये सब हम समझ गए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि जब कोई सिंबल किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है तो वो एक स्पेसिफिक मीनिंग फिक्स कर देता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग फिक्स कर देता है और बाकी सारे पॉसिबल मीनिंग्स जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैग, फ्लैग एक कपड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब उसे नेशन का सिंबल बना दिया गया तो अब वो रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का सिंबल है। ये जो सिंबल्स होते हैं ये नेचुरल नहीं होते, नेचुरली तो ये एक कपड़ा ही है ना फ्लैग, है ना, नेचुरल नहीं होते हैं ये। अगर हम फ्लैग की बात करें तो ये एक कपड़ा है, लेकिन हमने इसे सिंबल बनाया है। कैसे? सिंबल्स इंसान बनाते हैं, नेचुरली ये सिंबल थोड़ी ना था रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का, ये तो कपड़ा था। तो सिंबल्स नेचुरल नहीं होते, हम इंसान बनाते हैं और ये बताते हैं कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, ना कि वो चीज असली में क्या है। असली में ये कपड़ा है, लेकिन हम इसको जिस तरीके से देखते हैं वो हमने बताया है, तो सिंबल हमने बनाया है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अगर सिंबल्स नहीं होते
तो एक इंसान दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाता और ना ही सोसाइटी डेवलप होती। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो ना एजुकेशन पॉसिबल होती, ना कल्चर पास ऑन होते, ना नॉर्म्स बनते। तो लैंग्वेज भी तो एक तरीके का सिंबल है ना, तो सिंबल के बिना क्या इंटरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। इंसान को सरवाइव करने के लिए अपना एक सिंबॉलिक वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ता है जिसमें हर चीज का एक मीनिंग होता है, मीनिंग फिक्स होता है। तो वी आर सिंबल्स, मीनिंग इज इम्पोज्ड ऑन द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विद दैट वर्ल्ड इज देयर बाय मेड पॉसिबल। तो सिंबल जो है वो नीड के सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का एक फाउंडेशन है। बिना सिंबल्स के ना सोसाइटी पॉसिबल है, ना सेल्फ पॉसिबल है, ना कम्युनिकेशन पॉसिबल है और ना मीनिंग पॉसिबल है। तो लैंग्वेज सबसे पावरफुल सिंबॉलिक सिस्टम है जो इंसान डेवलप करता है ताकि वो वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर सके। और सोशल लाइफ तभी स्मूथली चल सकती है जब इन सिंबल्स का मीनिंग हम कॉमन तरीके से समझें। ठीक है, अगर हर कोई सिंबल को लोग अलग-अलग तरीके से समझेंगे तो बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी हाथ हिला रहा है, वेव कर रहा है और दूसरा उसे गुड बाय समझ रहा है या कुछ और समझने लगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सोशल लाइफ तो तभी स्मूथली चलेगी ना जब हम इन सिंबल्स के मीनिंग को कॉमन तरीके से समझें। मैं वेव कर रही हूँ, तुम समझ रहे हो, मैं हाय बोल रही हूँ, तुम समझ रहे हो बाय, तो वही बात हो जाएगी, करने गए थे कर्म हो गया कांड। तो कॉमन सिंबल्स सिर्फ एक मीडियम देते हैं इंटरैक्ट का, बट इंटरैक्शन ये एक सिंबल्स तो एक मीडियम है इंटरैक्शन का, है ना, एक मीडियम है इंटरैक्शन का। लेकिन इंटरैक्शन तभी पॉसिबल होती है जब हम दूसरे के इंटेंशन समझ पाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जेस्चर भी एक तरीके का सिंबल है। जो जेस्चर दे रहा है और जो जेस्चर रिसीव कर रहा है उसको मतलब समझ आना चाहिए कि ये मुझे बोलना क्या चाह रहा है सिंबल के थ्रू। अगर ये कुछ बोलना चाह रहा है, ये कुछ और समझेगा तो कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है? तो इंटरैक्शन का मतलब है कि जब सामने वाले के इमोशन और इंटेंशंस को आप समझो। और ये किससे पॉसिबल होता है? मीट ने बोला ये पॉसिबल होता है रोल टेकिंग से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रो रहा है तो आप ये समझने की कोशिश करते हो कि वो दर्द में है, परेशान है, दुखी है। आप उसके रोल में जाके उसका इमोशन समझने की कोशिश करते हो। ठीक है? तो इंटरैक्शन इज अ बैक एंड फोर्थ रोल टेकिंग जिसमें दोनों लोग एक दूसरे का पर्सपेक्टिव लेते हैं। ठीक है, आप उसके रोल में उसके इमोशन समझने की कोशिश करते हो तो ही वो जो एक इंटरैक्शन है वो पॉसिबल होता है। एक कॉमन मीनिंग हम लोगों को सिंबल्स का देना ही होगा। वो कैसे आएगा? रोल टेकिंग से आएगा। जब हम उसकी जगह पे जाके समझने की कोशिश करेंगे, अरे ये इस तरीके से क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इंटरैक्शन इज बैक एंड फोर्थ रोल टेकिंग जिसमें दोनों लोग एक दूसरे का पर्सपेक्टिव लेते हैं। यहाँ पे हमारा मीट जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद स्टार्टिफिकेशन। थैंक यू।